हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। प्यारे साथियों, सी-टेट जूनियर में भूगोल से पूछे गए ये जो प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे साथियों, इन सभी क्वेश्चन को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचा रहा हूं। आप पहले इन सभी क्वेश्चंस को देख लें। ये सभी जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं सी-टेट जूनियर, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप इन सभी क्वेश्चन को एक बार देख लें और देखने के बाद आप तैयारी करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उस हिसाब से आप उस दिशा में आप तैयारी जारी रखें, ठीक है। तो लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। प्यारे साथियों, ये सब प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं साथियों, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा जाए, क्वेश्चन 1 है, यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं, तो भारतीय मानक समय होगा। ध्यान दीजिएगा, यदि लंदन में सुबह 10 बजे हैं, ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं यदि लंदन में सुबह 10 बजे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। ये प्यारे साथियों, ये जो है ये भूगोल का है प्यारे साथियों, यहाँ पे मिस टाइप हुआ है। ये भूगोल के प्रश्न है। ये किसके प्रश्न है प्यारे साथियों? ये भूगोल के प्रश्न है, ठीक है ना। तो सामान्य ज्ञान में भूगोल से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी भूगोल के प्रश्नों को मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, उनका संकलन किया हूँ प्यारे साथियों, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए, प्यारे साथियों। तो आप देख पा रहे हैं कि यदि जून में लंदन में सुबह 10 बजे हैं, तो भारतीय मानक समय क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जून में लंदन में बात करिए, लंदन यानी ग्रीनविच, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा प्यारे साथियों, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच से, ध्यान सुनिएगा, ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या टाइम हो रहा है? सुबह का 10 बज रहा है। तो भारतीय मानक समय, अब आपको ये पता होना चाहिए कि भारतीय मानक समय का देशांतर कौन है। तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री जो है, ये 82.5 डिग्री है, ये भारतीय मानक समय है। कौन? 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, ये भारतीय मानक समय का ये देशांतर है। तो 82.5 डिग्री जो ईस्ट है, ये भारतीय मानक समय का समय रेखा है प्यारे साथियों। तो अब यहाँ पे देखिए, और ये जो है 0 डिग्री है, यानी लंदन में ये क्या टाइम है? ये 0 डिग्री देशांतर है। तो अब 0 डिग्री देशांतर में ये क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहा है। सुबह में क्या बज रहा है? 10 बज रहा है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा? तो प्यारे साथियों, आपको पता है कि लंदन के समय और भारत के मानक समय में ये 5.5 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर, याद रखिएगा, ये 5.5 घंटे का अंतर है। तो अगर हम 10 में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 में 5.5 घंटा जोड़ेंगे। अच्छा, जोड़ना क्यों है? सवाल ये है क्योंकि ये लंदन की तुलना में भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में है, पूरब में है। तो पृथ्वी पर याद रखिएगा, की पॉइंट याद रखिएगा, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर किसी भी बिंदु से अगर आप पूरब की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? प्लस होगा। और अगर आप पश्चिम की तरफ जाएंगे किसी भी बिंदु से तो समय क्या होगा? माइनस होगा। ये पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ लंदन की तुलना में ये भारत क्या है? पूरब में है। यही वजह है कि यहाँ समय क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पे 10 बजे में अगर हम 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो यहाँ पे गौर करिएगा, 5.5 घंटा जोड़ना है तो क्या आएगा? 3:30 आएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, 3:30। किसी को दिक्कत यहाँ पे? तो प्यारे साथियों, अगर इनमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में या कमेंट जरूर करिएगा प्यारे साथियों, उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना। जो भी प्रश्न ना आए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना, जहाँ भी आप कंफ्यूज हों, अगर आप मेरे ऑफलाइन बैच से जुड़े हों या ना जुड़े हों, ठीक है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट है, अपने ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से नहीं कहा जा सकता है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जो अपना ग्रह है पृथ्वी, इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? तो अपना ग्रह जो पृथ्वी है प्यारे साथियों, इसके बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है? आपके सामने क्वेश्चन है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें कि इसके बारे में क्या नहीं कहा जा सकता है, तो यहाँ देखिएगा, यह ध्रुवों के पास क्या है? चपटी। ये अगर पृथ्वी की बात किया जाए तो ये ध्रुव के ऊपर क्या है? चपटी थोड़ा। ये उत्तरी ध्रुव है और ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव है। तो ध्रुवों पे क्या है? ये चपटी है। ये तो सही है, कहा है नहीं कहा जा सकता। ये याद रखिएगा पॉइंट को। इसके बीच में उभार है। जी हाँ जी, ये बीच वाला हिस्सा है, पृथ्वी का जो बीच वाला हिस्सा है, इसमें क्या है? उभार है, ठीक है ना, उभरा हुआ है। ये भी सही है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। जी हाँ, इसे क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। और डी है, यह पूर्णतः क्या है? गोल है। जी नहीं, जो पृथ्वी है पूर्णतः गोल नहीं है, बल्कि ये ऊपर और नीचे से थोड़ा सा चपटा हुआ है, दबा हुआ है, यानी ये जियोइड आकार का है। क्या है? जियोइड आकार का है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा प्यारे साथियों, क्योंकि यहाँ गलत चुनने को कहा है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन।
प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, लगे कि नहीं ये सभी क्वेश्चन, प्यारे साथियों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको यह और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। अगर इस तरह के आगे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर आप चाहते हैं इसको मैं अगर आप चाहते हैं कि जारी रहे तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ें और मैं ऐसे इस तरह मैं कर सकूँ, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल में, महासागर का जल जो है, महासागर का जो जल है ये तालाब और झील के शांत जल में, जो तालाब का जल होता है और जो शांत जल होता है, झील का जो शांत जल होता है, ये विपरीत लगातार गतिमान रहता है। यानी कहने का मतलब ये कि महासागर का जल क्या है, गतिमान रहता है। किसकी तुलना में, तालाब और झील के शांत जल की तुलना में, ठीक है ना। ये क्या रहता है, गतिमान रहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है, यानी इसमें से कौन सा दिया है जो जल प्रवाह या गति को इंगित नहीं करता है। तो प्यारे साथियों, अगर देखा जाए इस ऑप्शन में तो ज्वार भाटा, ये क्या है, ज्वार भाटा भी ये जल का प्रवाह रूप है, ठीक है ना। जब ज्वार आता है तो जल जो है तट की ओर बढ़ता है और जब ज्वार और भाटा के दौरान ये गिरता है, ठीक है ना। तो ये भी सही, तरंग के दौरान भी जल जो है महासागर के जल क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, गतिमान रहते हैं। और धाराओं के द्वारा भी ये जल क्या रहते हैं, गतिमान रहते हैं महासागर के। जबकि ये जो है जल चक्र होता है, ये तो चक्र के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। ये जल चक्र के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, यदि अहमदाबाद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे साथियों, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 मिनट पर, 72 डिग्री है, 72 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना, 72 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांत पर स्थित है, तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा यदि भारतीय मानक समय 8 बजे हो, ठीक है ना। याद रखिएगा, यहाँ समझने वाली बात क्या है कि भारतीय मानक समय की बात हो रही है, यानी 82.5 डिग्री पे बात हो रही है। 82.5 डिग्री पर टाइम क्या हो रहा है, 82.5 डिग्री पर टाइम हो रहा है 8, ठीक है ना। और अहमदाबाद किस देशांतर पे है, तो 72 डिग्री 30, यानी 72.5 डिग्री देशांतर पर है ना, ईस्ट पर है ना। तो यहाँ अगर यहाँ 82.5 डिग्री पर यानी 8 बजा है, तो अहमदाबाद यानी 72 डिग्री पर क्या टाइम होगा। अब यहाँ समझने की कोशिश करिएगा कि 82.5 डिग्री जो ईस्ट है ये आपका पूरब की तरफ है, ठीक है ना। एक पॉइंट कीवर्ड याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जब दिशा जो है दोनों ईस्ट ईस्ट हो, क्या हो, जब दोनों क्या हो, ईस्ट ईस्ट दिया हो, जब दोनों में ईस्ट ईस्ट का जिक्र हो, ठीक है ना, तो जो बड़ा वाला देशांतर होगा उसको पूरब में लेंगे और जो छोटा वाला होगा वो पश्चिम, उसके तुलना में पश्चिम मिलेंगे। तो ये बताइए अहमदाबाद का ये जो देशांतर है ये प्रयागराज या 82 डिग्री के देशांतर क्या है, पश्चिम की तरफ है, ठीक है ना। तो समझने की कोशिश करिएगा, इसका और इसका अगर हम डिफरेंस निकाल दें तो 82.5 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 डिग्री देशांतर आएगा। क्या आएगा, 10 डिग्री देशांतर आएगा। और 10 डिग्री देशांतर किसके बराबर होगा प्यारे साथियों, 40 मिनट के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो 10 डिग्री देशांतर बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, 40 मिनट होगा। तो यहाँ पर 8 बजे में से आप 40 मिनट क्या करेंगे, घटाएंगे। अब सवाल ये कि घटाएंगे क्योंकि आप 82.5 डिग्री की तुलना में आप 72 पे जा रहे हैं, यानी आप पश्चिम की तरफ भाग रहे हैं। तो जब पृथ्वी पे पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, घटता है। तो यहाँ 72 ये 40 घटाइएगा तो क्या आएगा, 7:20 मिनट। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, 7:20 मिनट, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आपके सामने ये अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों। और अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, यहाँ पे देखिएगा, अगर अगला क्वेश्चन की बात करें तो ये सौरमंडल से है। ये दिया है क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सामने आपके क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए, ये हाँ। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन दिया है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से ग्रहों का कौन सा संयोजन गैसीय ग्रह कहलाता है। तो यहाँ पे गैसीय ग्रह का संयोजन कौन है, तो बताइए। आपको पता है कि ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य। और सूर्य से 8 ग्रह इस तरह जाते हैं, 8 ग्रह इस तरह है, ठीक है ना। ये 8 ग्रह है प्यारे साथी, ये 8 ग्रह इस तरह है। तो इसमें से अगर ये मंगल है, ये क्या है, मंगल है, तो इसके बीच में शुद्ध ग्रह है। तो ये इसके इधर का ये जो चारों हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसको पार्थिव ग्रह कहते हैं। और ये जो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये गैसीय ग्रह में आते हैं ना। तो यहाँ पे देखिएगा बृहस्पति गैसीय में आएगा,
शनि गैसी में आएगा, और अरुण को यूरेनस कहते हैं, ये भी गैसी में आएगा, और वरुण को नेपच्यून कहते हैं, ये भी क्या आएगा, गैसी में आएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये सही इसका ऑप्शन होगा ए होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है प्यारे साथियों कि निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है। याद रखिएगा, खेल में किस आदिवासी समाज को विभाजित किया गया है, संथाल, भील, और दो ऑप्शन आगे है प्यारे साथियों, इसको भी समझने की कोशिश करिएगा। दो ऑप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे एक बार देख लीजिएगा, संथाल और भील। और यहाँ पे देखा जाए तो आगे है, यहाँ पे देखिएगा कौन है प्यारे साथियों यहाँ पे, तो ये है आपका गोंड और अहोम। तो खेल में विभाजित किया गया जो आदिवासी समाज है प्यारे साथियों ना, वो कौन है, तो अहोम है। कौन है, अहोम, याद रखिएगा ये कौन है, अहोम है, ठीक है ना। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रखते हैं कहलाते हैं, ठीक है ना। गौर करिएगा, स्थान, लोग, वस्तुएं, प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं क्या कहलाता है, तो प्यारे साथी बहुत ही आसान है, यह क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, याद रखिएगा, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है। तो प्यारे साथियों ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, संभावित संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देने की कोशिश क्या करिए आप, ठीक है ना। ये देखिए आसान क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का मानक देशांतर है। तो प्यारे साथियों जो भारत का मानक देशांतर रेखा कौन है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। याद रखिएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है ना। आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोर के कारण परतदार शैल में बदल जाता है उन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे गौर करिएगा, भले ही यहाँ पे परतदार शैल का नाम लिया है लेकिन शिलाखंड पे दबाव की बात किया है। क्या किया है, दबाव की बात किया है। तो दबाव और कठोरता के कारण और परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, ऐसे चट्टान को कहते हैं कायांतरित चट्टान, ठीक है ना। प्यारे साथियों चट्टान से संबंधित हमने यूट्यूब पर वीडियो बना रखा है, उसको प्लेलिस्ट में जाकर ज्योग्राफी लेक्चर में ये चट्टान से रिलेटेड वीडियो आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो एक भी क्वेश्चन वहाँ से गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट अगर बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा अपर्दन अस्थल रूप है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन अपर्दन की बात कर रहा है, अपर्दन अस्थल रूप है। तो प्यारे साथियों अगर अपर्दन की बात, अपर्दन का मतलब होता है घसीटना यानी घीसना, घसीटना नहीं घीसना। अपर्दन का मतलब क्या होता है, घीसना, ठीक है ना। कोई भी चीज़ घिस कर उसकी क्या होती है, घिस कर वह मतलब घिस कर वो छोटी होती जाती है, यानी उसका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जाता है, उससे वो क्या होता है, अपर्दन कहलाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी स्थल घिस रहा है तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गौर करिएगा इसमें कौन ऐसा है, तो लोएस जो है यह तो एक मैदान है जो कि अवसादी चट्टान में आता है। प्यारे साथियों ना अवसादी चट्टान का मैदान है ये, जो कि घसीट नहीं रहा है, ये अपर्दन इसका नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे और आकर ना जमा होते हैं। डेल्टा की बात किया जाए तो यहाँ पे जमा की बात हो रही है, नदियों द्वारा नदियों के मुहाने पर तीन गाद वगैरह लिया कर जमा कर दिया जाता है। यहाँ भी अपर्दन की कहानी नहीं है। हिमोड़ भी क्या है, यहाँ भी हिमोड़ भी है, ये भी अपर्दन की कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हिम का जमना की बात हो रही है। और छत्रक शिला, कोई भी शिला जो होता है, जाहिर सी बात है कोई भी शिला जो होता है यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका अपर्दन होगा, अपक्षय होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, समाप्त होने की कगार पे वो चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, डी होगा। उम्मीद है पॉइंट को समझ गए होंगे, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यहाँ पे परंपरागत की बात क्या है, क्या पवन परंपरागत ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा परंपरागत है, सौर ऊर्जा परंपरागत है। तो प्यारे साथी उसका सही आंसर होगा क्या होगा, तो जीवाश्म ईंधन होगा। याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन जो है ये परंपरागत ऊर्जा में आता है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट व जापान के आसपास समुद्र मत्स्य प्रचुर है, क्योंकि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात किया जाए प्यारे साथियों, उत्तरी अमेरिका की बात की जाए ना, तो यहाँ उत्तरी अमेरिका का पूर्वी तट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट और जापान के आसपास जो है समुद्र में मत्स्य प्रचुर मात्रा में है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, तो प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे ठंडी जलधारा व गर्म जलधारा मिलते हैं वहाँ पे मत्स्य प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलने की वजह से
वहाँ ग्रांड बैंक का निर्माण होता है, जो कि ग्रांड बैंक जो कि मत्स्य के लिए क्या है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मत्स्य के लिए क्या है, मत्स्य क्या वहाँ पे क्या है, कहना कह लिया जाए कि वहाँ पे बैंक है, यानी मत्स्य के लिए बहुत ही अनुकूल वहाँ पे परिस्थिति बन जाती है, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, ठीक है ना, क्या होगा, डी होगा, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं कि पृथ्वी, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यारे साथियों, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है। तो आपको पता है कि पश्चिम से पूरब घूमती है, इसी को कह सकते हैं क्या, कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये भी कह सकते हैं कि यह वामावर्त घूमती है। तो ये सब क्या है, एक ही बातें हैं, यह वामावर्त घूमती है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, याद रखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पूर्वी गोलार्ध की बात कहा है, पश्चिमी गोलार्ध की बात कहा है, तो देशांतर रेखाओं का आकार क्या होता है, क्या बढ़ता है, क्या बढ़ता है, क्या घटता है, समान रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। यार साथियों, तो यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की बात क्या रहा है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का संबंध किससे है, देशांतर, जो कि दिया भी देशांतर नाम। तो यहाँ पे देशांतरों की रेखाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता प्यारे साथियों। तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, एक समान होती है, न तो घटती है और न तो बढ़ती है। जबकि अक्षांश रेखा दोनों ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती हैं, ये छोटी हो जाती है। अक्षांश रेखा दोनों ध्रुवों की तरफ जाने पर क्या होती हैं, छोटी हो जाती है ना। तो यहाँ पे देशांतर की बात है, न कि अक्षांश की बात है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे जैसे हम पृथ्वी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका इस पेज के नीचे हम यहाँ चले आए थे, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 के बाद कौन आएगा, 14 आएगा प्यारे साथी ना। तो 13 के बाद 14 पे आइए, 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे हम चले गए थे, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। भारत में मुंडा जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारत में मुंडा जनजाति की बात हो रही है, ठीक है ना। तो भारत में मुंडा जनजाति की बात हो रही है कि किस क्षेत्र में निवास करते हैं। तो आपको पता है कि मुंडा जनजाति जो है, यह छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र यानी झारखंड एरिया में ना, क्या, झारखंड एरिया में। तो यह बस्तर दिया जाए तो ये छत्तीसगढ़ का इलाका है। कुल्लू देखा जाए हिमाचल प्रदेश का एरिया है। दुर्ग है जो प्यारे साथियों, ये भी क्या, छोटा नागपुर या झारखंड के एरिया नहीं आता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, यहाँ पे मुंडा जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमने को कहा जाता है। यानी क्या, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, अरे भैया उसे क्या कहते हैं। तो ये तो आसान है, बहुत ही आसान है, कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। उन्हीं क्वेश्चनों का हमने यहाँ संग्रह किया है। पहले उन सभी क्वेश्चन को आप तक पहुँचाऊँगा जो कि पिछले 20 साल, पिछले जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जूनियर सीटेट में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं लगभग 10 वर्ष पहले, ये सब क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि हमको किस दिशा में अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित में तथ्य पढ़ें। याद रखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे अटलांटिक महासागर के विषय में तथ्यों को पढ़ना है। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे आपका इस तरह है, थोड़ा सा अटलांटिक महासागर को पढ़ लीजिए और, ठीक है ना। देखिएगा, ये आपके सामने क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर दूँ, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 आपको पढ़ना है, ठीक है ना। आइए देखते हैं, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का है। हाँ, तो ये तो सही है, ये तो सही है। इसकी तट रेखा सरल रेखी व निर्बाध है, ठीक है ना। और सी है, व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो प्यारे साथियों, अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे व्यापारिक दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर जो है, ये अटलांटिक महासागर तो है, लेकिन इससे व्यस्त जो महासागर है प्रशांत महासागर है, ठीक है ना। तो सबसे व्यस्त महासागर प्रशांत महासागर को लिया जाता है। तो यहाँ पे 16 का आंसर क्या होगा, तो ए भी सही है और बी भी सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, ए और बी सही है, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहाँ पे जी नहीं। आगे लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 16 पे के बाद क्या होगा, 17 आपके सामने है। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। जयमंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है। तो जयमंडल की बात कहा है, तो जयमंडल उसे कहते हैं प्यारे साथियों, जहाँ पे मान लो ये वायुमंडल है, ये क्या है, ये क्या नाम है, ये मान लो ये वायुमंडल है, ठीक है ना। और ये क्या है, मान लो ये स्थल मंडल है दूसरे पे, और ये कल लो क्या है, ये मान लो जल मंडल है तीसरे पे। तो जहाँ पे तीनों मंडल यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे जहाँ तीनों मंडल यहाँ मिलते हैं प्यारे साथियों, इस मंडल को क्या कहते हैं,
जैव मंडल कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल, ठीक है ना, पर्यावरण के विभिन्न जो परिमंडल हैं उसे क्या कहते हैं, तो जैव मंडल कहते हैं, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात किया जाए तो निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य कम वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। याद रखिएगा, वर्ष की बात किया है, ठीक है ना, वर्ष की बात किया है, और कम से कम एक बार सीधा ऊपर चमकता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, अगर हम बात करें तो जो सूर्य की किरणें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं प्यारे साथियों, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे कि ये आपका अगर देखा, ये पृथ्वी है तो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, और ये कर्क रेखा, और ये क्या है, मकर रेखा है। तो सूर्य किरणें ये मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच इसी में रहती है, ठीक है ना, वर्ष भर। मकर रेखा पे 22 दिसंबर को पड़ती है, 22 दिसंबर को पड़ती है, और कर्क रेखा पे 21 जून को पड़ती है, आपको पता भी है। और भूमध्य रेखा पे कब पड़ती है, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को पड़ती है। तो इसी के बीच क्या होता है, इसी के बीच प्यारे साथियों ये सूर्य किरणें रहती है। तो कम से कम क्या होगा, इसका सही आंसर कम से कम एक बात का है, कम से कम एक बार, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी होगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, ठीक है ना, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य पड़ता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट लेते हैं। अगला है, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी से जो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर बात किया जाए, थोड़ा सा और क्वेश्चन को आपके सामने लाए, हाँ ठीक है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि। क्वेश्चन को पढ़ें आप, उम्मीद है आप लोग पढ़ लिए होंगे, इसका आंसर कर लिए होंगे। तो प्यारे साथी, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, चंद्रमा को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में सी सही होगा। देखिए यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है ना, ये आपका सी होगा। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगते हैं, ठीक है ना, लगभग समान समय लगते हैं। यही क्या है, इसका सही आंसर है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 19 के बाद 20 आएगा, जो कि अभी आपने 20 देखा है क्वेश्चन, ठीक है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, तो ये अभी आपने देखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूरा घूमती है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखा जाए 21 का, तो ये भी आपने देखा कि जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध में जाते हैं, देशांतर के कोई समान, ये सब क्या है, समान है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है ना। और पृथ्वी दिन क्या कहलाता है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आइएगा कि पृथ्वी दिन क्या कहलाता है, पृथ्वी दिन क्या कहलाता है प्यारे साथियों। तो पृथ्वी दिन जो कहलाता है, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पे घूमने में लिया गया समय, सी सही है, इसका सही ना, सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल आप देख लें, और 23 का आंसर आपके 23 का देखिए आंसर करने की कोशिश करिएगा। विषु के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, विषु की बात हो रही है, विषु की बात हो रही है। विषु मतलब क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। तो जहाँ पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, जो कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है, कौन है, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है 23 सितंबर और 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को जब पड़ती है, तो उस समय दोनों गोलार्धों में दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। बराबर का मतलब क्या होता है, तो बराबर का मतलब विषु होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका नामांकन भी हुआ है क्या, विषुवत रेखा, ठीक है ना। आगे लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 24 ना। क्वेश्चन केवल 25 से प्यारे साथियों, ठीक है ना। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन रखा है, ठीक है ना। अगले वीडियो में इस तरह के 25 क्वेश्चन फिर लेकर आएंगे। आप सभी क्वेश्चन को देख लीजिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन आप तक मैं पहुँचा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्यारे साथियों। उम्मीद रखता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे प्यारे साथियों, ठीक है। तो देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल ये है, कहीं अलग डायरेक्शन में आप अपनी स्टडी न करें, क्योंकि आप इधर उधर की ज़्यादा चीज़ें पढ़ लेने से ये फ़ायदा नहीं होगा। आप वही चीज़ें पढ़ें जो कि आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, ठीक है ना, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड है प्यारे साथियों, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान ब्रॉड है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से आपको दिशा निर्धारित कर देगा, ठीक है ना। तो आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोप के बीच भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, ठीक है ना। बी है, अटलांटिक महासागर में मत्स्य उद्योग विकसित है। तो यहाँ पे कहा है अनेक पोताश्रय एवं पत्तन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा, ये आपके सामने है। तो प्यारे साथियों, अगर हम बात करें, क्वेश्चन को थोड़ा सा और छोटा कर लें ताकि क्वेश्चन आपको दिखे। हाँ जी, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, अगर बात किया जाए अटलांटिक महासागर की तट रेखा, इसलिए ये तो नहीं सही होगा, ठीक है ना।
और इसके बाद अटलांटिक महासागर की तटरेखा अधिक दंतुरित है, ये भी नहीं सही होगा। और यहाँ पे देखा जाए प्यारे साथियों, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच भारी व्यापार, हाँ ये सही है ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच ना भारी मात्रा में समुद्री व्यापार होता है, ठीक है ना। इसी वजह से पोताश्रय एवं पत्तन क्या है वहाँ पे विकसित है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो प्यारे साथी, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो कि है वह है आपका एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, कहाँ है प्यारे साथियों, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है ना। और हिमालय, उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है, रॉकी आता है प्यारे साथियों, ठीक है ना। तीसरे नंबर कौन आता है, लंबाई में हिमालय आता है, ठीक है ना। आल्पस पर्वत की बात किया जाए तो ये यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है ना। और रॉकी पर्वत की बात किया जाए तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। और हिमालय जो है एशिया में है। एंडीज कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, एंडीज होगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका टॉप 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।